नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या सीज फायर ट्रंप को बैकफायर कर चुका है या फिर सीज फायर की शर्तें सिर्फ कागजी बन चुकी है? क्या मध्यस्थता करने वालों ने वाहवाही के चक्कर में दोनों देशों को अंधेरे में रख झूठ बोल सीज फायर पर दोनों देशों को मना लिया? और क्या यह होना ही था, क्योंकि एक तरफ ट्रंप का आतंक, दूसरी तरफ आतंक को पालने वाला ईरान और तीसरी तरफ समझौता कराने वाला आतंकियों का डपा किस्सा। क्या जंग घमासान होनी है? और क्या जिस वैश्विक संकट से दुनिया को लग रहा था कि वो निकल चुका है, वो हॉर्मुज में फंसे जहाजों की तरह फंस चुकी है? क्या हॉर्मुज पर भी सीजफायर की शर्तों में ईरान और अमेरिका को अंधेरे में रखा गया? वहीं परमाणु संवर्धन पर भी क्या धोखा हो गया? सोचिए जरा, 24 घंटे भी नहीं चल पाया वो सीजफायर जिसमें एक तरफ महाशक्ति और दूसरी तरफ खाड़ी की उभरती महाशक्ति। क्या वाकई में सीजफायर ने ट्रंप की जग हसाई करा दी? और क्या ट्रंप के पास अब जंग को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं? साथ ही सवाल यह भी है कि क्या ईरान भी चाहता है कि जंग को आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि इस सीजफायर के बाद पूरी दुनिया बोल रही है कि गोलमाल है, सब गोलमाल। इस सीजफायर में 10 शर्तें कौन कौन सी रखी गई थी वो हमने आपको बताई थी, लेकिन उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी, जिसका वैश्विक इंपैक्ट होना था, वो शर्त थी हॉर्मुज का खुलना और हर जहाज को सुरक्षा देना। और यह काम ईरान को करना था, ऐसा अमेरिका कह रहा है। ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई शर्त नहीं, हम हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे। और स्थिति हॉर्मुज को लेकर क्या बन गई है, एक आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। इस आंकड़े से आपको अंदाजा होगा कि हॉर्मुज के अंदर फिलहाल दुनिया के कितने जहाज फंसे हुए हैं और वहां ट्रैफिक क्लियरेंस में कितना वक्त लगने वाला है। जरा देखिए, अगर बात करें हॉर्मुज की तो वहां 3000 के आसपास जहाज इस वक्त फंसे हुए हैं। 3000 के आसपास। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। इनमें भारत के सिर्फ 16 जहाज हैं और चीन के 70 जहाज हैं। और 24 घंटे में वहां से सिर्फ 6 जहाज निकले, सिर्फ 6 जहाज। अब सोचिए, एक दिन में अगर 6 जहाज वहां से निकल रहे हैं तो 3000 जहाज को निकलने के लिए 500 दिन चाहिए। 500 दिन का मतलब 1.5 साल। दूसरे नजरिए से समझिए, यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि कल कहा गया कि हॉर्मुज खुल जाएगा और आज हॉर्मुज खुल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हॉर्मुज सामान्य तरीके से काम कर रहा था, उस दौरान भी दिन में सिर्फ 140 जहाज ही हॉर्मुज से गुजर सकते थे। सामान्य हालात की बात कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, 140 जहाज सामान्य दिनों में हॉर्मुज को क्रॉस करते हैं, तो ये जो 3000 फंसे हुए हैं, इनको वहां से निकलने में कितना वक्त लगेगा, आप अंदाजा लगाइए। तो क्या वाकई में सिर्फ कह देने भर से, सीज फायर में शर्तों को रख देने भर से क्या हॉर्मुज खुल जाएगा? क्या सब गोलमाल नहीं है? क्योंकि एक तरफ आंकड़े हैं, आंकड़ों की हकीकत, और दूसरी तरफ कागजों पर लिखा गया वो कि हॉर्मुज को खोल दीजिए, व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। और क्या ट्रंप के ईरान के साथ सीज फायर पर भ्रम के साथ साथ दुनिया को गोलमोल जवाब मिल रहे हैं? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित सीज फायर समझौते को लेकर भ्रम बना हुआ है। ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन के दावों में भी खुल्लम खुल्ला अंतर सामने आया, जिससे समझौते की शर्तें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ईरान की तरफ से 2 अलग अलग 10 पॉइंट के प्लान दिए गए, जिनमें से एक को खारिज कर दिया गया और दूसरे को स्वीकार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वास्तव में केवल एक ही प्लान था जिस पर ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अब सोचिए, अमेरिका के अंदर ही सब गोलमाल चल रहा है। अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं कि 2 प्लान थे और हर प्लान के अंदर 10-10 शर्तें थी, जबकि कहा जा रहा है कि वहां सिर्फ एक ही प्लान था और ट्रंप ने उसको ओके किया। अब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में 2 हफ्ते के सीजफायर को स्वीकार करने की बात भी कह दी और कहा कि बातचीत शुरू हो सके, इसलिए ऐसा किया गया। ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया था कि ज्यादातर मतभेद लगभग सुलझने के करीब है, यानी कि जो ईरान ने 10 पॉइंट दिए,
उन पर ट्रंप अपनी सहमति दे रहे थे। शुरुआत में बयान ऐसा आया, लेकिन इसके 24 घंटे बाद ही प्रशासन की तरफ से बयान बदल गए, जिसमें कहा गया कि वो समझौता नहीं था जिस पर सहमति बनी थी। इस पूरे विवाद का केंद्र लेबनान बना हुआ है। अमेरिकी प्रशासन और उपराष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई इस सीज़फायर समझौते का हिस्सा नहीं है। इस विरोधाभास के चलते यह साफ नहीं हो पा रहा कि आखिर ट्रंप ने किस समझौते को स्वीकार किया था। हालांकि साफ तो यही नहीं हो पा रहा कि ट्रंप क्या चाह रहे हैं। अपनी इज्जत को बचाना चाह रहे हैं, इस जंग में अमेरिका को घुसने से बचा रहे हैं, या वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जंग खत्म हो जाए जिसमें अमेरिका को कई जगह पटकनी पड़ी है। लेकिन जो सीज़फायर की शर्तें हैं, मोटे तौर पर जो वैश्विक स्तर पर रखी गई, अब हम नहीं जानते कि ट्रंप के पास दो अलग अलग 10 शर्तों के ड्राफ्ट कहां है, ना वो अमेरिका ने दुनिया के सामने रखे। लेकिन जो मोटे तौर पर 10 शर्तें सामने आई थी, उनमें 3 प्रमुख शर्तें थी। पहली, हॉर्मुज पर कंट्रोल पूरा ईरान का। दूसरी, यूरेनियम संवर्धन होता रहेगा। और तीसरी, अमेरिका ये कंफर्म करे कि वो अपने बेस को यहां से हटा लेगा और वो अटैक नहीं करेगा, ये लिख कर दे। ये 3 प्रमुख शर्तें। अब एक तरफ सीज़फायर की शर्तें और दूसरी तरफ महज 24 घंटे में हकीकत सामने आई है। क्या सीज़फायर वाकई में गोलमोल और सिर्फ ट्रंप ने इसलिए हस्ताक्षर कर दिए कि चलिए एक बार जंग से बाहर निकलते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। जरा देखिए सीज़फायर के दौरान क्या क्या कहा गया और हकीकत में क्या हो रहा है। सबसे पहले हॉर्मुज खोल दिया जाएगा। क्या वाकई में हॉर्मुज खुला, इसकी हकीकत को समझिए। 24 घंटे बाद भी हॉर्मुज पूरे तरीके से नहीं खुला है। महज 6 जहाज हॉर्मुज को क्रॉस कर रहे हैं, जबकि 140 कम से कम कर सकते हैं हर दिन। तो क्या हॉर्मुज पर सीज़फायर पर बैकफायर हो गया है? दूसरी शर्त देखिए, ईरान परमाणु प्रोग्राम रोकेगा। यह अमेरिका कह रहा है कि भाई हमने ये शर्त रखी है, और ईरान क्या कह रहा है, ना रोका था ना रोकेंगे, हम समर्थन करते रहे। तो क्या यहां पर भी बातचीत नहीं हुई? और जो सीज़फायर के अंदर पॉइंटर्स थे, क्या उनको बिना पढ़े सिग्नेचर किया गया? तीसरा पॉइंट देखिए, हमले बंद होंगे, अमेरिका ने कहा। लगातार हमले जारी हैं। लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं, और लेबनान पर इजराइल के हमले सीज़फायर के महज 10 मिनट के बाद ही जारी हैं। अब सोचिए, बीते 24 घंटे में 160 से ज्यादा अटैक लेबनान पर हो चुके हैं। ईरान कह रहा है कि यह सीज़फायर का सीधे तौर पर उल्लंघन है। इसके अलावा खाड़ी से अमेरिकी बेस हटाने होंगे, ईरान ने शर्त रखी थी। अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिकी बेस नहीं हटेंगे, और इस पर अमेरिका क्लियर कट है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो। तो फिर ये सीज़फायर के समझौते के पॉइंटर्स के अंदर क्यों है? इसके अलावा ईरान पर हमला ना हो वादा करे। ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है, और उसने अपनी सेना, अपने युद्धपोतों को अभी भी ईरान से दूर नहीं किया है। और वो कह रहे हैं कि अगर समझौते पर ईरान नहीं मानेगा तो अब तक जितना बड़ा हमला हुआ उससे बड़ा हमला ईरान पर कर दिया जाएगा। इसके अलावा लेबनान पर अटैक ना हो, ये ईरान कह रहा है, और लेबनान को नहीं छोड़ेंगे, ये इजराइल कह रहा है, अमेरिका कह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि लेबनान को लेकर तो बात ही नहीं हुई। ये जो सीज़फायर है, ये इजराइल और ईरान के बीच में नहीं है। अमेरिका ने दिलचस्प सीज़फायर पर बयान दिया। उसने कहा कि ये जो सीज़फायर है, ये सिर्फ अमेरिका और ईरान पर लागू हो रहा है, ना इसमें इजराइल है ना लेबनान है। आप सोचिए, जिस इजराइल ने इस जंग को शुरू किया, अमेरिका इस जंग में कूदा, आज अमेरिका कह रहा है कि सिर्फ सीज़फायर हमारे साथ है, इजराइल के साथ नहीं है। इस जंग में सब गोलमाल है, और गोलमाल से भरा हुआ एक पोस्ट भी ट्रंप करते हैं। और उस पोस्ट में क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि सभी अमेरिकी जहाज, विमान और सैन्यकर्मी, साथ ही हथियार और बाकी चीजें जो पहले से ही काफी कमजोर हो चुके दुश्मन ईरान को तबाह करने के लिए जरूरी है, ईरान और उसके आसपास तब तक तैनात रहेंगे जब तक कि हुए सीज़फायर के समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं हो जाता। ईरान को वादे के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से चालू रखना होगा। साथ ही सीज़फायर के तहत किसी भी तरह के परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। अगर सीज़फायर के लिए तय की गई शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अमेरिका एक बड़ा और अभूतपूर्व हमला कर सकता है।
ईरान ने अपनी शर्तों में साफ लिखा कि हॉर्मुज उसके कंट्रोल में रहेगा, यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। तो फिर यह जंग क्यों रोकी गई? आप सोचिए जरा, क्या वाकई में दुनिया के सामने एक ऐसा गोलमोल सीज फायर समझौता किया गया जिसको ना अमेरिका समझ पा रहा है, ना ईरान समझ पा रहा है और ना दुनिया समझ पा रही? क्योंकि अमेरिका ने क्या कहा, अगर परमाणु प्रोग्राम नहीं रोके गए तो वो अटैक करेगा। इंटरेस्टिंग है कि परमाणु ऊर्जा प्रमुख ईरान के मोहम्मद इस्लामी वो क्या बयान दे रहे हैं, जरा उस पर भी गौर फरमाइए। वो कह रहे हैं कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद नहीं करेगा, दुश्मन ईरान के इस प्रोग्राम को रोकने में सफल नहीं होगा। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि अमेरिका कुछ कर ले, हम परमाणु हथियार बनाकर रहेंगे, हम इसको रोकने वाले नहीं हैं। और ये व्यापक स्तर पर चल रहा है। आपको ध्यान होगा, अमेरिका ने अटैक किया था B-2 बॉम्बर के जरिए, उन इलाकों पर अटैक किया था जहां इसको संवर्धित किया जा रहा। लेकिन आज हम ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम आपको बता रहे हैं। मसलन वहां पर रिसर्च फैसिलिटी कौन कौन से शहरों में है, न्यूक्लियर पावर कौन कौन से शहरों में है, यूरेनियम माइंस कहां होता है, यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट कहां पर लगे हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट कहां पर है, यूरेनियम न्यूक्लियर एक्टिविटी कहां पर हो रही है। जरा देखिए, ये पूरा का पूरा उनका ब्लूप्रिंट है। जो रिसर्च फैसिलिटी है ईरान के अंदर, वो बोनाब में है, तेहरान में है, इराक के अंदर है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर माइन हो रही है वो संगद में बंदर ए अब्बास के अंदर हो रही है। न्यूक्लियर एक्टिविटीज कहां हो रही है, मरीवान, लविसान और वरामीन के अंदर हो रही है। जबकि यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट यानी कि जहां इसको संवर्धित किया जा रहा है वो फोर्डो और नतांज है। अब ये दोनों शहर आप जानते होंगे, इसलिए जानते होंगे कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के जरिए जहां अटैक किया था वो फोर्डो और नतांज है। जबकि यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट इनका इस्फहान में है और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो इनका बुशहर के अंदर है। ये दरअसल वो शहर और ये पूरा ईरान का वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके लिए अमेरिका कह रहा है कि इनमें से कहीं भी काम नहीं करने दूंगा और कुछ नहीं करने दूंगा। ना मैं रिसर्च फैसिलिटी को अलाउ करूंगा, ना न्यूक्लियर पावर प्लांट को अलाउ करूंगा, ना यूरेनियम माइन को अलाउ करूंगा, ना यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट को वहां रहने दूंगा, ना एनरिचमेंट प्लांट को, और ना ही न्यूक्लियर एक्टिविटीज वहां होने दूंगा। और अगर ये होंगी तो सब सुपरविजन में होंगी और सुपरविजन अमेरिका करेगा। तो क्या वाकई में ये सीज फायर टूट चुका है और क्या एक नई जंग दस्तक दे रही है? क्योंकि ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर की 3 अहम शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने 10 पॉइंट प्रस्ताव की बुनियादी शर्तों का उल्लंघन कर दिया। ईरान ने साफ कहा कि जिस आधार पर बातचीत होनी थी वो शर्तें पहले ही टूट चुकी है। ऐसे में अब बातचीत या सीज फायर तर्कसंगत नहीं रह गया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। अब जरा सोचिए, इस समझौते में 24 घंटे के अंदर और क्या घट गया। इसमें यह भी घट गया कि जिस आतंकी पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंक फैलाने वाले अमेरिका और आतंक को पालने वाले ईरान के नुमाइंदों को बात करनी थी, अब वो नहीं जा रहे। जो आतंकी पाकिस्तान ये ढिंडोरा पीट रहा था कि उसने शांति करा दी, उसने इस जंग में घी का काम किया है, इस जंग को और भड़का है। क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि उसे अंधेरे में रखा गया इस समझौते के दौरान, अमेरिका ये कह रहा है कि उसे अंधेरे में रखा गया, और जो बीच में मध्यस्थता कर रहा था वो देश जो अमेरिका के ही संदेशों को फॉरवर्ड कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच में क्या कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इस जंग को रोक दे? वो रास्ता है हॉर्मुज को खोलने का, लेकिन हॉर्मुज के अंदर माइंस बिछी हुई। तो क्या वाकई में अगर इस रास्ते को खोल भी दिया जाए तो क्या जहाज इसको क्रॉस करेंगे? क्योंकि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए एक नया नक्शा जारी किया है, और इसका मकसद जहाजों को समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों से बचाना है।
इस नए नक्शे में साफ तौर पर एक खतरनाक इलाका दिखाया गया है जहां जहाजों को जाने से मना कर दिया गया। पहले जहाज आमतौर पर ओमान के किनारे के पास से गुजरते थे, लेकिन अब उन्हें सलाह दी गई है कि वो ईरान के किनारे के पास से गुजरे। इससे वो संभावित माइन वाले इलाकों से बच सकेंगे। साथ ही जहाजों को यह भी कहा गया है कि वो सीधे ईरान के अधिकारियों से संपर्क में रहें ताकि सुरक्षित तरीके से रास्ता तय किया जा सके। और इसकी एक कीमत है। ईरान जो कह रहा है उसको समझिए। ईरान कह रहा है कि हम जो रास्ता अब आपको बता रहे हैं, जो नया रास्ता दिखा रहे हैं, जो नया नेविगेशन दे रहे हैं, आपके जहाज उस पर चलेंगे तो ठीक है, वरना अगर वो माइन से टकरा गए और अरबों डॉलर का नुकसान हो गया तो हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगर आप सुरक्षित गलियारे से आएंगे तो हमारा लेना देना होगा, क्योंकि हर एक जहाज से कम 20 लाख डॉलर ईरान लेगा इस सेफ पैसेज के लिए। जरा एक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। देखिए, एक बार के लिए मानकर चलिए कि पहले यहां से कहीं से भी जो जहाज है वो निकलते थे। मसलन ये जहाज इस रूट से निकल रहा था, लेकिन अब ईरान ये कह रहा है कि हमने ये पैसेज आपके लिए नया तैयार किया है जिससे आप जा सकते हैं। और क्यों जा सकते हैं? क्योंकि ये वो पैसेज है जिस पर अब माइंस नहीं है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने सांकेतिक तौर पर माइंस को दिखाने की कोशिश की है कि अगर इस पूरे समुद्र के इस हिस्से में से कहीं से भी कोई जहाज जाएगा तो वो माइंस से टकरा कर खत्म हो जाएगा। और अगर उसे सेफ तरीके से जाना है तो उसे 20 लाख डॉलर चुकाने पड़ेंगे। 20 लाख डॉलर चुकाने के बाद नेविगेशन के जरिए ईरान उसको सेफ पैसेज देगा, और वो सेफ पैसेज वो होगा जिस पर माइंस नहीं होगी। लेकिन इसके लिए 20 लाख डॉलर चुकाने पड़े। आप सोचिए, ईरान ने हॉर्मुज को अपनी इनकम का एक बड़ा सोर्स बना लिया है, क्योंकि हॉर्मुज पर अब ईरान मानने वाला नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम होने के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही अभी भी लगभग रुकी हुई है। जिन पीछे 24 घंटे की हम बात करें, उसमें सिर्फ एक ऑयल टैंकर और 5 मालवाहक जहाज वहां से गुजरे। और इंटरेस्टिंग यह है कि इनमें से भी 2 को ईरान ने वापस मोड़ दिया। पहले इस रास्ते से हर दिन करीब 140 जहाज गुजरते थे, लेकिन फरवरी के आखिर में संघर्ष शुरू होने के बाद से यह संख्या बेहद कम हो चुकी है। और इसीलिए सीज फायर को लेकर कई सवाल हैं। सवाल सबसे ज्यादा इस वक्त इजराइल पर उठ रहे हैं, और दुनिया कह रही है कि क्या वाकई में सीज फायर से नाखुश इजराइल ने इंतकाम के तौर पर लेबनान को लहूलुहान कर दिया है। जरा सीज फायर के 24 घंटे में क्या घट गया है, और उसमें भी जो सीज फायर के पहले 10 मिनट थे उसमें इजराइल ने क्या कहर बरपाया लेबनान के ऊपर। जरा इस आंकड़े को देखिए। सिर्फ 10 मिनट में, ये 10 मिनट है दरअसल सीज फायर के बाद की, उन 10 मिनट में 160 से ज्यादा अटैक लेबनान पर किए। इसमें 254 लोगों की जान गई, जबकि 1165 लोग घायल हो गए। यानी बहुत क्लियर है, जिस तरीके से हमास के खात्मे के लिए गाजा खत्म कर दिया, क्या वाकई में हिजबुल्लाह खात्मे की कसम खाकर लेबनान को इजराइल खत्म कर कर ही रुकेगा। और उसे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि सीज फायर की शर्तें क्या हैं, और क्या उसने अमेरिका को अपने सामने झुका लिया है कि सीज फायर आपने किया है, आप शर्तों को मानिए, लेकिन लेबनान पर हम पीछे नहीं हटेंगे। सीज फायर तोड़ने पर ट्रंप धमकी दे रहे हैं, लेकिन यह धमकी इजराइल को नहीं दी जा रही है, यह धमकी ईरान को दी जा रही है। और धमकी में क्या कहा जा रहा है, जरा देखिए। धमकी में कहा जा रहा है कि अगर समझौते का पालन नहीं हुआ तो फिर से गोलीबारी शुरू होगी, जो पहले से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी होगी। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह तैयार है। इजराइल को नहीं कहा जा रहा है, जबकि अमेरिका इजराइल को रोक सकता है। लेकिन इसी को लेकर ईरान दो तरफा अमेरिका के चेहरे को एक्सपोज कर रहा है। वो कह रहे हैं, एक तरफ हमारे साथ सीज फायर के जरिए शांति खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ इजराइल के जरिए लेबनान में प्रॉक्सी वॉर को छेड़ा हुआ। और ईरान के साथ सीज फायर एक गलती इजराइल कह रहा है। इजराइल कह रहा है कि जो वहां की मंत्री हैं अमिचाई निकली, उन्होंने ईरान के साथ सीज फायर को गलती बताया।
चिगली ने कहा कि ईरान जैसे देशों के खिलाफ सख्ती बेहद जरूरी है। यह युद्ध विराम ज्यादा दिन चलेगा या नहीं, इसकी संभावना 50-50। इजरायली मंत्री ने ईरान की तुलना जापानी साम्राज्य और नाजी जर्मनी से की है और कहा कि ऐसे देशों को पूरी तरह हराना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या ईरान इस जंग में पहले दिन ही हार गया और क्या उसके पास अब खोने को कुछ नहीं? क्योंकि आज से 40 दिन पहले ईरान ने इस जंग में अपने खलीफा को खो दिया, अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया था, खमेनेई को खो दिया था। क्या उसके बाद खोने को कुछ नहीं बचा? आज ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई की मौत के 40 दिन पूरे होने पर देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। तेहरान समेत कई शहरों में मस्जिदों से मुख्य चौकों तक जुलूस निकाले गए। लोगों ने सड़कों पर उतरकर चहलुम मनाया और अपने खलीफा को याद किया। राजधानी तेहरान में जुलूस प्रमुख चौकों से होते हुए उस जगह तक पहुंचे जहां खमेनेई की मौत हुई। शिया परंपरा में मौत के 40वें दिन का विशेष महत्व है और इसी के तहत आयोजित कार्यक्रमों के लिए ईरानी सरकार ने बड़ी तैयारियां की। खमेनेई की मौत जंग के पहले दिन 28 फरवरी को अमेरिका इजरायल के हमले में हो चुकी है। तो क्या वाकई में ईरान इस जंग में पीछे नहीं हटेगा? सीज फायर क्या एक दिखावा है और क्या दुनिया के सामने एक ऐसा गोलमोल सीज फायर समझौता रखा गया जिसको ना ईरान समझ पा रहा है, ना अमेरिका समझ पा रहा है और ना दुनिया समझ पा रही है? और इससे इतर जो सीज फायर में सबसे बड़ी बाधा है वो लेबनान बन गया है। ईरान कह रहा है जब तक लेबनान पर अटैक होते रहेंगे सीज फायर पर बात नहीं होगी। अमेरिका कह रहा है कि लेबनान का इस सीज फायर से कोई लेना देना ही नहीं और हिजबुल्लाह पर सबसे ज्यादा संग्राम है। इजराइल कह रहा है कि वो लेबनान पर अटैक नहीं कर रहा, वो वहां आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है। जरा इसको भी देखिए एक बार। अमेरिका और इजराइल क्या कह रहा है और ईरान क्या कह रहा है, इसको समझिए जरा। अमेरिका कह रहा है कि लेबनान को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। ईरान कह रहा है समझौते में लेबनान को शामिल किया जाना चाहिए। अमेरिका इजराइल कह रहा है कि हिजबुल्लाह के खात्मे तक ये हमले जारी रहेंगे। ईरान कह रहा है कि तेल अवीव और खाड़ी देशों पर मिसाइलें दागी, ये समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका और इजराइल कह रहा है कि बैरूत पर हमले अलग झड़प माने जाएंगे, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की फिर से नाकाबंदी शुरू कर दी गई है और इसके साथ ईरान ने बता दिया है कि अगर उनकी शर्तों को आप मान रहे हैं तो वो इस सीज फायर के साथ, वरना वो इस जंग में आगे बढ़ेगा। और अमेरिका के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। लेबनान पर ईरान इंतकाम लेने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ वो अपनी जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ वो लेबनान को बचाने के लिए हो सकता है इजराइल या अमेरिकी बेस पर अटैक कर दे। ईरान ने बोला है कि लेबनान पर हमले के लिए इजराइल को सजा देंगे। लेबनान में इजराइल के हमलों को लेकर ईरान ने सख्त रुख अपनाया। ईरानी समाचार एजेंसी के मुताबिक सैन्य सूत्रों ने दावा किया है कि इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने कहा कि इस अपराध और सीजफायर उल्लंघन के लिए इजराइल को सजा दी जाएगी। इजराइल ने सीजफायर का उल्लंघन किया है और क्षेत्र में तनाव बढ़ाया। इजराइल को केवल ताकत के जरिए ही रोका जा सकता है। क्या वाकई में एक बार ईरान फिर इजराइल पर अटैक करेगा और क्या वहां से जंग फिर शुरू होगी? और क्या इस सीज फायर के विलन के तौर पर इजराइल को दुनिया के सामने रखा जा रहा है? लेबनान का ईरान से सीधा संबंध नहीं है, तो क्या ईरान इस सीज फायर को रोकने, इस जंग में आगे बढ़ने के लिए क्या लेबनान का सहारा ले रहा है? और फिलहाल ट्रंप के पास क्या ऑप्शन है? इसमें एक ऑप्शन बेहद इंटरेस्टिंग है। जरा देखिए ऑप्शन क्या है ट्रंप के पास। अगर बात की जाए वर्तमान स्थिति की, तो सबसे पहला ऑप्शन है युद्ध फिर से शुरू करना। अगर सीजफायर की शर्तों को ईरान नहीं मानता है तो ट्रंप के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। दूसरा है कूटनीति को आगे बढ़ाना, यानी कि बातचीत के जरिए इसको समझाना और कुछ और वक्त को बढ़ा दें, और उसमें ट्रंप माहिर है क्योंकि वो अपने डेडलाइन को कई बार बढ़ा चुके हैं। इसके अलावा नेतन्याहू पर पीछे हटने का दबाव बनाना कि वो लेबनान पर अटैक को फिलहाल तब तक के लिए रोक दे जब तक कि सीजफायर की शर्तों को माना जाए, एक समझौता हो और इसके साथ साथ हॉर्मुज को खोल दिया जाए। लेकिन ये तीनों भी नहीं हो, सिर्फ एक काम हो जाए तो भी शायद इस जंग को रोका जा सकता है, और वो है कि ट्रंप बड़बोले ना बने, बेवजह के बयान ना दें। वो सिर्फ एक देश के राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर दुनिया को संबोधित करें।
एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, क्योंकि इस जंग में सबसे बड़ी समस्या ट्रंप के बड़बोले बयान बने हैं। लेकिन यह तय है कि सीज फायर को कोई नहीं समझ पा रहे और सब कह रहे हैं कि यह सीज फायर गोलमाल है, यहां सब गोलमाल है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।